Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Managing Human Resources, Semester 4th, Unit 4th and Lecture 17. आज का हमारा टॉपिक क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर. ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने अपना 7th पे कमीशन उसके बारे में डिस्कस किया था और उसके साथ साथ में हम लोगों ने क्या अपनी जो वेज पॉलिसी थी उसे डिस्कस किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर. ठीक है, आज हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है. So salary structure is the structure or details of the salary being offered in terms of the breakup of the various components that constitute the compensation है. ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्ट्रक्चर और डिटेल्स ऑफ सैलरी. ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो सैलरी है उसको पूरा डिटेल में डिफाइन करते हैं कि मतलब सैलरी को डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं. ठीक है, ब्रेक करके देखते हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे कि बेसिक पे हो गया, अलाउंसेस हो गए, फ्रिंज बेनिफिट्स हो गई. ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं. उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट डिफाइन द सैलरी. ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सेट है किसका? पैरामीटर्स का. सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? सेट है किसका? पैरामीटर्स का, जिसके थ्रू क्या होती है? कोई भी सैलरी, जिन पैरामीटर्स के बिहाफ पे कोई भी सैलरी क्या होती है? डिसाइड होती है एंड डिफाइन होती है. So a salary structure is commonly used by employers to set out the range of pay from minimum to maximum है. ठीक है, एक सैलरी स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो कि यूज़ की जाती है किसके थ्रू? एम्प्लॉयर के थ्रू. ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर को कौन यूज़ करता है? एम्प्लॉयर यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए? जो एक रेंज होता है पे का. ठीक है, एक मिनिमम रेंज एंड एक मैक्सिमम रेंज होता है, उसे डिसाइड करने के लिए, उसे सेट आउट करने के लिए क्या हो जाती है? सैलरी स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है. एसोसिएटेड विद ईच सैलरी ग्रेड और ब्रांड है. ठीक है, ब्रांड है तो आपका क्या है? जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो जिसमें आपका एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो कि डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी ग्रेड. ठीक है, या फिर सैलरी बैंड बोलते हैं. By associating each position with a grade or band, employers can use a salary structure to help manage compensation in an optimal way है. ठीक है, तो एक एम्प्लॉयर जो है वो क्या करते हैं? वो सैलरी स्ट्रक्चर को किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली जो उनका क्या होता है? जो उनका कंपनसेशन है. ठीक है, जो कंपनसेशन वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको एक ऑप्टिमल वे में, ठीक है, ऑप्टिमल वे में क्या कहते हैं? उसका एक ऑप्टिमल वे डिसाइड करने के लिए, एक ऑप्टिमल जो है इस कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? एम्प्लॉयर को हेल्प करता है. सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें किसमें, उसमें हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सैलरी स्ट्रक्चर में क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं. सो द यूजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर इंक्लूड. तो अगर हम यूजुअल कंपोनेंट्स देखें कि सैलरी स्ट्रक्चर में किन किन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. सो द बेसिक सैलरी. ठीक है, आपका जो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो सैलरी स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड करते हैं? बेसिक सैलरी को इंक्लूड करते हैं. सो इट इज़ द टैक्सेबल बेस इनकम एंड जनरली नॉट मोर देन 40% ऑफ CTC. ठीक है, आपका जो है क्या है कि ये क्या होता है? ये आपकी टैक्सेबल बेस्ड इनकम होती है. जो बेसिक सैलरी होती है वो क्या होती है? टैक्सेबल बेस्ड इनकम होती है. ठीक है, सो बेसिक सैलरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर मैनी अ टाइम से. बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो आपके सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? एक बेसिस जो है वो फॉर्म करती है. सो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में बी डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी. ठीक है, तो आपके जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं किसके? आपके जो सैलरी की डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो क्या हैं? वो बेसिकली किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसके परसेंटेज की तरह डिफाइन किए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें, दैट इज HRA. तो द HRA कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ बेसिक सैलरी. ठीक है, जैसे आपका HRA होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रेंट पे रह रहे होते हैं. ठीक है, तो रेंट पे रहने के लिए वो क्या होते हैं? वो जो है रेंट पे कर रहे होते हैं, तो उस रेंट को कंपनसेट करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है? हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है.
तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिक सैलरी की परसेंटेज की तरह डिफाइन किए जाते हैं। जैसे आपका HRA है, वो भी क्या है, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसके परसेंटेज की तरह ही इसे डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आपकी सैलरी का 40%, 10% या 20% या 50% जो है वो क्या हो जाता है आपका एज अ रेंट अलाउंसेस जो है कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो हमारा क्या है, स्पेशल अलावेंसेस है, ठीक है। तो मेकअप फॉर द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द सैलरी मोस्टली स्मॉलर देन द बेसिक सैलरी एंड कम्प्लीटली टैक्सेबल है। तो आपको जो स्पेशल अलावेंसेस होते हैं वो क्या है, जो आपका सैलरी का रिमाइंडर पार्ट होता है वो क्या होता है आपका जो है वो स्पेशल अलावेंसेस होता है। और मोस्टली अगर देखें तो बेसिक सैलरी का बहुत छोटा सा पार्ट ये होता है, बहुत स्मॉलर पार्ट होता है ये बेसिक सैलरी का, ठीक है। और जो कि क्या होता है आपका कम्प्लीटली टैक्सेबल होता है, मतलब जितना भी अमाउंट आपका एज आ स्पेशल अलाउंस मिलता है एक एम्प्लॉय को वो पूरा क्या होता है टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है आपका, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। सो द नॉन टैक्सेबल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर वेकेशन ट्रिप्स विद फैमिली विद इन इंडिया, ठीक है। तो आपका क्या है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस की बात करते हैं तो जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, आपका क्या है नॉन टैक्सेबल अमाउंट है जो कि पेड बाय होता है किसके थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू। कौन पे करता है उसको, एम्प्लॉयर पे करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है। नॉन टैक्सेबल अमाउंट होता है किसके थ्रू पे किया जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू, किसको, एम्प्लॉय को, किस चीज़ के लिए, फॉर वेकेशन ट्रिप्स विद फैमिली विद इन इंडिया, ठीक है। जब वो घूमने के लिए कहीं जाते हैं, घूमने वाली जो उनकी ट्रिप्स होती हैं फैमिली के साथ में इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी लीव ट्रैवल अलाउंस होती है। इट्स मीन कि आपको क्या है, जब कोई एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ में क्या होता है जो है विद इन द इंडिया, एक इंडिया के अंदर क्या होता है घूमता है, किसी ट्रिप पे जाता है, किसी वेकेशन पे जाता है, तो उस ट्रिप वेकेशन के लिए उन्हें जो अलाउंसेस दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा है ग्रेचुइटी। तो इट इज़ बेसिकली अ लमसम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर व्हेन द एम्प्लॉय रिजाइन्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और रिटायर्स है, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को रिजाइन कर रहा होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होता है, इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, पे करता है एक अमाउंट, लमसम अमाउंट होता है ना, क्योंकि काफ़ी सारा एक साथ अमाउंट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे ग्रेचुइटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखें जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ, ठीक है। तो फंड कलेक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और ओल्ड एज, ठीक है। आपको इमरजेंसी के लिए और ओल्ड एज के लिए क्या होता है, जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों मिल करके एक फंड कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। एंड ये बेसिकली आपका क्या होता है 12% होता है बेसिक सैलरी का, इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड, ठीक है। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 12% ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है एंड गोज टू द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, तो मेडिकल अलाउंसेस है। तो द एम्प्लॉयर पेज द एम्प्लॉय फॉर द मेडिकल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड, इट इज टैक्स फ्री अप टू 15,000 है। तो मेडिकल अलाउंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है किसको, एम्प्लॉय को, किस चीज़ के लिए, अगर एम्प्लॉय ने क्या है कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, एम्प्लॉय ने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो उसके लिए क्या है एम्प्लॉयर उसे क्या करता है, अलाउंस पे करता है, और उस अलाउंस क्या, वो अलाउंस क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, कहाँ तक, 15,000। मीन्स अगर एम्प्लॉयर क्या है 15,000 तक अलाउंस पे कर रहा है तो उसे वो ये ईयरली होता है आपका, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉयर क्या है 15,000 तक अलाउंस पे कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका टैक्स फ्री होगा। बट अगर 15,000 के ऊपर जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, बोनस है। तो टैक्सेबल पार्ट ऑफ द सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूजुअली अ वंस अ ईयर लमसम अमाउंट गिवन टू द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है, ठीक है। बोनस की अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, ईयर में एक बार जो है एक लमसम अमाउंट दिया जाता है किसको, एक एम्प्लॉयज़ को, किसके अकॉर्डिंग, या तो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ में क्या है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी बोनस दिया जाता है। मतलब अगर क्या है कि एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उससे क्या हुआ, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करते हैं अपने आप जो एम्प्लॉय हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें क्या करते हैं, बोनस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर फ्री डिस्काउंटेड शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये फ्री और डिस्काउंटेड शेयर होते हैं जो कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को। सो डन टू प्राइमरली इंक्रीज एम्प्लॉयज़ रिटेंशन है, और बेसिकली इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिटेंशन को इंक्रीज करना होता है। मीन्स जो एम्प्लॉय हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं, रिटेन करके आपके यहाँ रहें। ठीक है, सो इसलिए उन्हें क्या है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द कंपोनेंट्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन अ टिपिकल सैलरी स्ट्रक्चर बट इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि यहाँ डिस्कस किए गए। इसके अलावा ये बहुत सारे होते हैं जो कि आपके टिपिकल सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, बट ये आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, मतलब कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकते हैं। So there are certain rules that it is mandatory to give PF if the company is greater than a number of employees in size। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कुछ रूल्स है जहाँ पे जो कि मैंडेटरी है कि एक कंपनी को PF ज़रूर देना पड़ेगा अगर उनके यहाँ जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा हैं। So a smaller company may give some other components and a bigger company may give different set of components in their salary। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, सैलरी कंप्रेशन की बात हो रही है। सो सैलरी कंप्रेशन द सिचुएशन दैट अकर्स when there is only a small difference in pay between employees regardless of their skill or experience है। ठीक है, तो कंप्रेशन की बात तब आती है जब क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होती है, ठीक है, और उनके और डिफरेंट टाइप्स का एक्सपीरियंस होता है, बट उनका जो पे होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके जो सिचुएशन है, जो उनकी सैलरी होती है वो क्या होती है, जो उनका पे होता है, जो उनको पेमेंट किया जा रहा होता है, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है उसके बीच में। So salary compression is the result of the market rate for a given job outpacing the increases historically given by an organizations to high tenure employees। ठीक है, तो सैलरी कंप्रेशन की बात करें तो ये रिजल्ट होता है किसका, मार्केट रेट का। ठीक है, तो मार्केट में जो है जो रेट चल रहा होता है वो रेट प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। फॉर अ गिवन जॉब, ठीक है, जो एक जॉब प्रोवाइड की गई है, आउटपेसिंग द इंक्रीज हिस्टोरिकली गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू हाई टेन्योर एम्प्लॉयज। ठीक है, जो हाई टेन्योर एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें जो क्या है, हाई क्या कहते जाते हैं, पे प्रोवाइड किया जाता है। सो कंप्रेशन इज एन इशू इन डिफरेंस ऑफ सैलरीज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो ये क्या है, एक इशू है जो कि क्या होता है, क्या, और ये इशू है क्या कि जो सैलरीज में डिफरेंस होता है किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में डिफरेंस आता है इन्फ्लेशन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। सो वेयर इन न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉयज़ अर्न मोर दैन द प्रीवियसली एम्प्लॉयड एंड मोर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बहुत टाइम से क्या कर रहे होते हैं, आपके यहाँ काम कर रहे होते हैं, उनको भी क्या है, वही सैलरी मिल रही होती है, और चाहे फिर अब एक न्यू जो पर्सन अभी करंट टाइम पे आया हुआ है उसको भी सेम सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो है बहुत लिटिल सा डिफरेंस होता है, या को बिल्कुल हल्का सा उससे जो है ज़्यादा मिल रही होती है, तो ये क्या होता है, फिर पुराने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये बुरा लगता है कि हम इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं फिर भी हमारी और उसकी सैलरी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। So this creates a sense of unease and loyalty breach among the existing employees as they feel betrayed by the company है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें भाई बड़ा ही बुरा लगता है, उनको लगता है कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि उनको लगता है हम इतने साल से काम करते करते यहाँ पे आए, स्टिल हमारी सैलरी इतनी है, एंड जो अभी अभी आया है उसकी सैलरी भी हमसे बस बिल्कुल थोड़ी बहुत ही कम है, तो उनको या थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि भाई हम फिर हमारा फ़ायदा क्या है, हम इतने साल से यहाँ पे रुके हुए हैं तो उसका क्या मतलब बनता है, क्योंकि जो अभी अभी आया उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ फिर भी मैं उससे कम पा रहा हूँ, तो उसको बड़ा बुरा लगता है, उसको लगता है सारी कंपनी ने हमारे साथ क्या किया, धोखा किया है। So there is a feeling of being cheated as the new joiners get more wages as compared to them despite their experience and expertise on job। क्योंकि उनको लगता है कि भाई उनको वैसा फील होता है कि उनके साथ क्या किया गया है, चीट किया गया है, क्योंकि जिन्होंने जो न्यू पर्सन जिसने ज्वाइन किया है
उसको ज़्यादा वेजेस मिल रही है, बल्कि क्या है जो पुराना पर्सन उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और वो क्या है उस पर्टिकुलर जॉब में एक्सपर्ट भी है, ठीक है, क्या है उसको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और उस पर्टिकुलर जॉब में एक्सपर्ट भी है, स्टिल क्या है उसको जो वेजेस है वो कम मिल रही होती है न्यू जॉइनर्स के अकॉर्डिंग। तो भाई उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है पुराने एम्प्लॉयज़ को। सो सैलरी कंप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो सैलरी कंप्रेशन का मेन काम क्या होता है कि जो ऐसे एम्प्लॉयज जिनको बुरा लग रहा है, जो पुराने आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें क्या करते हैं वो रेगुलेट करते हैं। कैसे? बाय गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स है, उन्हें कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो जो उनकी वो चीटिंग वाली लगता है, जो चीट किया गया उनको बिट्रेड वाली फीलिंग है वो कम हो। सो कंसीडरिंग देयर प्रमोशन, जैसे उनको प्रमोशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। रीथिंकिंग द पे स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, या फिर उनका जो पे स्ट्रक्चर है उसे वो चेंज कर देते हैं। दिस वुड इंश्योर देयर फेथ इन द सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका क्या है सिस्टम में विश्वास बना रहता है। एंड दे वुड रिमेन कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, और वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कमिटेड रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आगे बने रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं सैलरी कंप्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है दैट इज सैलरी ग्रेड है। हम सैलरी ग्रेड की बात करें तो आप पे ग्रेड की अगर हम बात करें, आप पे ग्रेड इज अ स्टेप विद इन अ कॉम्पनसेशन सिस्टम दैट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ पे एन एम्प्लॉय विल रिसीव है। अगर हम सैलरी ग्रेड की बात करें या पे ग्रेड की बात करें तो क्या है एक स्टेप है, ठीक है। सैलरी ग्रेड या पे ग्रेड क्या है एक स्टेप है, एक विद इन अ कंपनसेशन सिस्टम, एक कंपनसेशन सिस्टम के अंदर, जो कि ये डिफाइन करता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो कितना अमाउंट एज अ पे रिसीव करेगा, ठीक है। आपकी अगर हम बात करें किसकी कंपनसेशन, आपकी सैलरी ग्रेड की या फिर पे ग्रेड की, तो ये क्या है कंपनसेशन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि ये डिफाइन करता है कि कोई एम्प्लॉय को कितना पे किया जाएगा, कोई एम्प्लॉय है वो कितना पे रिसीव करेगा, ठीक है। सो पे ग्रेड्स टेक द प्लेस ऑफ सैलरी नेगोशिएशन पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वेयर फेयरनेस ट्रम्प्स कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जो पे ग्रेड होता है बेसिकली वो आपका क्या है एक सैलरी नेगोशिएशन की तरह यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली कहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वहाँ पे क्या है ये पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो ये क्या है आपका जो सैलरी ग्रेड है वो फेयरनेस टर्म्स की तरह जो है यूज किया जाता है। सो पे ग्रेड्स आर ऑल्सो टिपिकल ऑफ यूनियन रिप्रेजेंटेड पोजीशन है, और आपका जो पे ग्रेड्स हैं वो क्या है वो टिपिकल होते हैं किसके लिए यूनियन रिप्रेजेंटेड पोजीशंस के लिए। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इस्टेब्लिशिंग अ पे रेट्स विच आर, ठीक है। तो एक पे रेट जो है वो यूं ही इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। पे रेट या पे ग्रेड को इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स होते हैं जो कि क्या करने पड़ते हैं फॉलो करने होते हैं, उसके बाद क्या है वो जो है इस्टेब्लिश हो पाता है। तो सबसे पहला स्टेप उसमें क्या है कंडक्ट आ सैलरी सर्वे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं एक सैलरी सर्वे को कंडक्ट कराते हैं, ये जानने के लिए कि भाई उस पर्टिकुलर जो आपके यहाँ आप जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हो उस तरह की जो जॉब अगर मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, जो डिफरेंट और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस जॉब पे क्या है किस तरह की सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्क आपके यहाँ परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, जिसके लिए आप एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो, अगर उसी पोजीशन पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अपॉइंट है तो उसे कितना पे जो है दिया प्रोवाइड किया जा रहा है, उसे कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, इसका क्या किया जाता है सबसे पहले सर्वे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होता है डिटरमाइन द वर्थ ऑफ ईच जॉब थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन है। फिर सबसे पहले उसके बाद क्या होता है जो जॉब्स होती हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उन जॉब्स की वर्थ क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ठीक है, उन जॉब्स की वर्थ क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, जिसको कि हम लोगों ने अपना जो जॉब इवैल्यूएशन वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू सैलरी ग्रेड्स है। उसके बाद में क्या होता है जो एक तरह की जॉब होती है, जो सिमिलर तरह की जॉब्स होती है, मतलब जिसमें क्या है सिमिलर स्किल्स सिमिलर एक्सपीरियंस की जो है नीड होती है, ठीक है, सिमिलर तरह का वर्क परफॉर्म करना होता है, उन्हें एक सैलरी ग्रेड के अंदर क्या कर दिया जाता है ग्रुप कर दिया जाता है। मतलब जो एक उस तरह की जितनी भी जॉब्स होंगी उन्हें क्या किया जाएगा सेम सैलरी प्रोवाइड की जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइस ईच पे ग्रेड है। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, जितने जो है पे ग्रेड होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्राइस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है फाइन ट्यून पे रेट्स है, ठीक है, कि जो रेट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, फाइन ट्यून किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि क्या रेट उन्हें दिया जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग जो है बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने घर पे लॉकडाउन को एंजॉय करते हुए। थैंक